हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश कॉर्नर। हम आज की वीडियो में क्लास 12th एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग इसका पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा कि साहिब किस तरीके से गरीबी से जूझ रहा है और जब वो रैग पिकिंग का काम करता था तो वो अपना खुद का मालिक था। वो अपनी इच्छा से ये काम किया करता था और वो बहुत खुश था। वो अपने आप को आज़ाद महसूस करता था। पर जैसे ही वो टी स्टॉल पे काम करने लगा तो उसकी आज़ादी खत्म हो गई। अब वो अपना खुद का मालिक नहीं बचा, अब किसी के अंडर में वो काम कर रहा है। हमारे पार्ट सेकंड में हम देखेंगे कि साहिब की तरह एक और लड़का है जिसका नाम है मुकेश। वो बैंगल मेकिंग का काम करता है फिरोजाबाद में, क्योंकि वहाँ उनके परिवारों में यही काम किया जाता है। लेकिन जो मुकेश है वो अपना खुद का ओन मास्टर बनना चाहता है, वो कुछ और करना चाहता है, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो चलिए चैप्टर रीड करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से वो अपने सपने को साकार करना चाहता है। तो मुकेश की जो स्टोरी है उसका टाइटल है आई वांट टू ड्राइव अ कार। मतलब जो मुकेश है हमारा वो कार चलाना चाहता है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस। मुकेश अपना खुद का मालिक बनना चाहता है, मतलब वो काम करना चाहता है जो उसकी इच्छा है, जो वो चाहता है, खुद चाहता है। और वो क्या चाहता है? आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, जो कार्स वगैरह, जो गाड़ियों को, मोटर को सुधारते हैं, ऐसा उसने कहा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। राइटर ने उससे पूछा कि क्या तुम कार के बारे में, कारों के बारे में जानते हो कुछ? तो क्या बोलता है? आई विल बी लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज। और मेरी आंखों में कॉन्फिडेंटली, आंखों में आंखें डालकर, मतलब विश्वास के साथ क्या आंसर करता है मुकेश? कि मैं कार चलाना सीख जाऊंगा। His dreams looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his own Firozabad, that fill his town Firozabad, famous for its bangles. और उसका ये जो सपना है, राइटर कहती हैं, वो मृग तृष्णा की तरह है। और ऐसी मृग तृष्णा जो कि फिरोजाबाद की गलियों की धूल में धुंधली पड़ गई है। मतलब उसका जो सपना है वो धुंधला पड़ गया है। अब ये मिराज या मृग तृष्णा, इसका अर्थ क्या है? मिराज मतलब मृग तृष्णा। तो इसका अर्थ ये है कि जब रेगिस्तान में चारों तरफ रेत ही रेत होती है तो जब बहुत दूर देखते हैं तो वहाँ देखने से लगता है कि पानी है, पर जब हम उस स्थान पे पहुँचते हैं तो पानी नहीं होता, वहाँ रेत ही होती है। सूर्य की किरणों की वजह से वो चमकती दिखाई देती है तो पानी जैसी लगती है, वास्तव में रेत नहीं होती। तो मुकेश का सपना भी उसी मृग तृष्णा की तरह है। जो वो देख रहा है वो दूर से देखने में तो लग रहा है कि साकार हो जाएगा, लेकिन जिस गरीबी से वो गुजरता है तो उसे देखकर राइटर बोलती हैं कि उसका सपना एक मृग तृष्णा की तरह है जो उसकी फिरोजाबाद की गलियों में धुंधला हो गया है। Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. और ये जो महिलाएं हमें चूड़ियाँ पहने हुए दिखाई देती हैं, इस सब कहाँ से बन के आती हैं? फिरोजाबाद शहर से बन के आती हैं, क्योंकि फिरोजाबाद शहर इंडिया का, भारत का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है। मतलब वहाँ कांच को पिघलाकर चूड़ियाँ बनाने की इंडस्ट्रीज़ हैं बहुत सारी, जहाँ पर कई फैमिलीज़ की पुरानी, मतलब जनरेशन टू जनरेशन, मतलब उनके दादा परदादा भी वही काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, और उनके आने वाली जनरेशन भी उसी इंडस्ट्री में काम करती हैं। तो कई जनरेशन से लोग वहाँ उन्हीं भट्टियों के बीच में ग्लास को पिघलाकर वेल्डिंग करने का काम वहाँ पर करते चले आ रहे हैं। मुकेश फैमिली इज़ एमंग देम, और मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces or with high temperatures in dingy cells without air and light. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes.
तो अब हमारी राइटर बताती हैं कि मुकेश का परिवार भी, मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। नन ऑफ देम नो, उनमें से कोई ये नहीं जानता है कि बच्चों को इतनी तेज भट्टी में ग्लास की कांच को जब शेप दिया जाता है तो बड़ी बड़ी भट्टियों में उसको गर्म किया जाता है, तब उसको शेप दिया जाता है, मोल्ड किया जाता है। तो उसका टेम्परेचर, जो फर्नेसेस हैं, जो भट्टियाँ हैं, उनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और उस टेम्परेचर में डिंजी सेल्स यानी बहुत कम लाइट में, डिंजी सेल्स बहुत ही कम लाइट में, छोटे छोटे वो जहाँ कमरे होते हैं, सेल्स यानी कमरे कह सकते हैं, वो जहाँ पर ये काम होता है। विदाउट एयर एंड लाइट, वहाँ कम लाइट होता है और हवा की कोई सुविधा नहीं होती, मतलब जो रूम होते हैं उसमें कूलर पंखे नहीं चल सकते, मतलब हवा का प्रेशर वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि तभी तो उनको शेप दिया जाएगा। तो ऐसी गर्मी में इन भट्टियों के आगे कानूनी रूप से तो बच्चों को काम करना एक अपराध है, लेकिन उन लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि बच्चों को इस तेज भट्टी के सामने काम यदि करने दिया जाएगा तो ये हम गलत कर रहे हैं। दैट द लॉ इफ़ एनफोर्स्ड, और यदि ये लॉ यहाँ पे लागू कर दिया गया तो एक नहीं, दो नहीं, 20,000 20,000 चिल्ड्रन को इन गर्म भट्टियों से बाहर ले जाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ 20,000 से भी ज़्यादा बच्चे काम कर रहे हैं। और न सिर्फ वो काम करते, वो स्लॉग बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और डे लाइट आवर्स, पूरे दिन भर वो उन्हीं भट्टियों में काम करते रहते हैं। इसकी वजह से उन्हें कितना नुकसान होता है। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, कई बार वो अपनी आँखों की चमक भी खो देते हैं, मतलब उनको धुंधला धुंधला दिखाई देता है, क्योंकि घंटों जब वो दिन में अंधेरी कोठरी में काम करेंगे, दिन भर कम लाइट में, डिंजी सेल्स में, तो फिर जो आँखों की जो रोशनी हो जाती है, देखने की जो क्षमता हो जाती है, वो कम हो जाती है लगातार अंधेरी जगह पे काम करने से। फिर जब वो जैसे लाइट के संपर्क में जाते हैं तो उनकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, लाइट को सहन नहीं कर पाती, क्योंकि दिन भर तो वो बहुत कम लाइट में काम कर रहे हैं, अंधेरे कमरों में काम कर रहे हैं। तो मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ट। और मुकेश की आंखों में मैंने एक चमक देखी जब वो राइटर से बोल रहा था, अपनी इच्छा से बोल रहा था कि आप हमारे घर चलो, अपने घर ले जा रहा था, और बड़े ही प्राउडली बोल रहा था कि मेरा जो घर है वो रीबिल्ट हुआ है, मतलब फिर से उसमें कुछ सुधार हुआ और रिनोवेट हुआ है उसका घर। We walked down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. अब हमारी राइटर यहाँ बता रही हैं उस रास्ते के बारे में जहाँ से होकर मुकेश के घर तक पहुँचा जाएगा। तो क्या बता रही हैं कि जहाँ वो जा रही थी वो रास्ता कैसा था, स्टिंकिंग लेन्स था, एक तो सकरी सकरी गलियाँ थीं, वो भी स्मेल दे रही थी, बास मार रही थी। चोक्ड विद गार्बेज, उनमें बहुत सारा कचरा चोक था, भरा हुआ था। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और जो होम थे वो बहुत ही, जो घर बने हुए थे वो बहुत पुराने थे, और वो घर कैसे थे, झुग्गी झोपड़ी ही थी, मतलब ऐसे घर नहीं थे कि जिनको घर कहा जा सके। हॉवल्स थे, झुग्गी झोपड़ियाँ थीं, और जिनकी दीवारें क्रम्बलिंग हो रही थी, टुकड़े टुकड़े होकर जो जैसे कि गिर रही हों, उनका कुछ टुकड़ा गिर गया, कुछ टुकड़ा गिर गया, मतलब परफेक्ट नहीं थी। वोबली डोर्स, और डोर भी कैसे थे, दरवाजे भी टूटे फूटे दरवाजे थे। नो विंडोज़, उनमें खिड़कियों का कोई काम ही नहीं था, खिड़कियां नहीं थीं। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, एक तो घर छोटे छोटे थे लेकिन उनमें रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे। क्राउड मतलब भीड़ ज़्यादा थी उन घरों में। और ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमिवल स्टेट, उनमें लोग और एनिमल्स, जो पेट एनिमल्स रहते हैं, गाय वगैरह जो रखते हैं लोग, तो वो और लोग एक साथ ही एक ही घर में रहते थे। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही, और जो घर थे वो भी कैसे थे, बहुत ही पुराने ज़माने के थे, नए ज़माने के
नहीं थे। तो ये कंडीशन बताई है राइटर ने कि मुकेश के लिए जो अपना घर है वो रिनोवेट हो गया है। तो आप सोचिए जब अभी ऐसा है तो इससे पहले क्या स्थिति रही होगी, कितनी बुरी कंडीशन में, कितनी पॉवर्टी है, यहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कितनी पॉवर्टी में ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो आगे देखते हैं। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. और जिस तरीके से वहाँ घर बने हुए थे वैसे ही घरों में से एक में हमारा ये जो मुकेश है वो रुका और उसने एक टूटे फूटे वोबली आयरन डोर को, जीर्ण शीर्ण से लोहे के दरवाजों को पुश किया, खोला, अपने पैरों से उसको नॉक किया। एंड पुशेज इट ओपन, और इसे को खोलने के लिए पुश किया। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक। अच्छा, अब जब एंटर हुए, राइटर अंदर एंटर हुई तो क्या पता चलता है कि एक आधी अधूरी सी बनी झोपड़ी थी, उसमें हम एंटर हुए, जिसे कि मुकेश क्या बोल रहा था कि हमारा घर रिनोवेट हो गया है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वो अभी इस झोपड़ी को रीबिल्ट बोल रहा है कि ये फिर से बना हुआ है हमारा घर, तो सोचो इससे पहले वो कितने गरीब रहे होंगे, इससे पहले वो किस स्थिति में रह रहे होंगे। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास, उसी के एक हिस्से में सूखी हुई घास पड़ी हुई थी। इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सीजलिंग स्पाइनच लीव्स, और वहाँ पर चूल्हा रखा हुआ था जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ था और जिसमें स्पाइनच, पालक की पत्तियाँ, स्पाइनच लीव यानी पालक की पत्तियाँ उबल रही थी, तो उसकी सीजलिंग की आवाज़ आ रही थी, उबलने की आवाज़ आ रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और ग्राउंड में, आंगन में एक बहुत बड़ी परात में, एल्यूमिनियम की बड़ी प्लेट में, बड़ी थाल में, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, बहुत छोटी छोटी कटी हुई वेजिटेबल्स, छोटी छोटी काटी हुई सब्जियां रखी हुई थीं। अ फ्रेल यंग वुमेन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, और एक दुबली पतली सी कम उम्र की औरत पूरे परिवार के लिए क्या बना रही थी, शाम का खाना बना रही थी। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, और उसकी जो आँखें हैं वो, चूँकि वो चूल्हे पर खाना बना रही है तो उससे जो धुआं निकल रहा है तो उसकी आँखों में उसका धुआं भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो क्या स्माइल कर रही है। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, मतलब मुकेश की भाभी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, वो उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है, उम्र में वो कम है, लेकिन उसकी घर में सब बहू के रूप में बहुत इज्जत करते हैं, बहुत उसको रिस्पेक्ट कमांड करते हैं, उसको आदर देते हैं। बहू द डॉटर इन लॉ इन द हाउस, मतलब बहू का मतलब क्या है, डॉटर इन लॉ। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, और जो 3 लोगों का खाना बनाती है, मतलब उनकी जिम्मेदारियां संभालती है। कौन कौन, उसका हस्बैंड, उसका देवर मुकेश, एंड देयर फादर, मतलब उसके फादर इन लॉ, उसके ससुर, उसका ससुर, हस्बैंड और देवर, इन 3 लोगों का वो खाना बनाती है, अन्य जिम्मेदारियां भी संभालती है, जबकि वो उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है, मतलब उसकी बहुत जल्दी शादी कर दी गई होगी। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face, और जैसे ही घर में बूढ़ा व्यक्ति आया, मतलब उसका ससुर आया, ओल्डर मैन आया, तो वो जल्दी से टूटी हुई दीवार के पीछे छुप गई और अपने घूंघट को, वेल यानी घूंघट को, उसने अपने फेस पर डाल लिया। एज कस्टम डिमांड्स डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, और गांव में क्या सिस्टम रहता है, क्या कस्टम रहता है, मतलब क्या रीति रहती है कि जो बहू हैं वो अपने ससुर का घूंघट करती हैं, मतलब उनके सामने उनको पर्दा डालना पड़ता है, घूंघट डालना पड़ता है। इन दिस केस द एल्डर इज एन एम्पावरिज्ड बैंगल मेकर, और मुकेश के घर में, मुकेश के केस में ये जो पुअर मैन है, एम्पावरिज्ड यानी पुअर मैन, बैंगल मेकर जो है वो, पुअर मैन जो है, जो ससुर है वो बैंगल मेकर है, मतलब ये भी चूड़ी बनाने का काम किया करता है।
Despite long years hard labor, first as a tailor, then as a bangle maker, he has failed to renovate his house. और इतने लंबे समय के हार्ड वर्क के बाद पहले वो टेलरिंग का काम किया करता था, सिलाई का काम किया करता था, लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद वो बैंगल मेकर बन गया, चूड़ी बनाने का काम करने लगा। उसे इतना भी पैसा, वो इतनी मेहनत के बाद भी वो इतना पैसा नहीं कमा पाया कि वो अपने घर को रिनोवेट कर पाता, ठीक तरीके से बना पाता। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और अपने बच्चों को स्कूल भेज पाता, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाया। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू दिस टीच देम to do is teach them what he knows, the art of making bangles. अपने पूरे जीवन It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband to blind with the dust from polishing the glass of bangles. और इनके घर में इनकी ग्रैंडमदर भी हैं, किसकी, मुकेश की ग्रैंडमदर भी हैं। तो उन्होंने, वो कहती हैं कि यह तो हमारा, ये उसका कर्म है कि उसे ऐसी किस्मत मिली है। मतलब वो अपनी जो किस्मत है, अपनी जो परिस्थितियां हैं, उनको चेंज नहीं करना चाहते, और बस ये कह के कि ये तो हमारे कर्म का लेखा जोखा है, इस वजह से हमें ये काम मिला है। ये अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, अपने काम को चेंज नहीं करना चाहते, किस्मत समझ कर स्वीकार करते हैं। और इनकी जो ग्रैंड मदर है, इन्होंने उनके पति को, मतलब मुकेश के ग्रैंड फादर को ब्लाइंड होते देखा है। किसकी वजह से? बैंगल्स बनाने की समय जो पॉलिशिंग के टाइम जो डस्ट होती है, उसकी वजह से उसके दादा ब्लाइंड हो गए थे। फिर भी देखो, ये लोग अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं करना चाहते, इसके अलावा कोई काम नहीं करना चाहते। कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज। और क्या कहती हैं कि भगवान ने जो हमको जिस वंश में हमको पैदा किया है, क्या हम वो वंशावली बदल सकते हैं क्या? मतलब वो लोग ये मानते हैं कि अगर हम यहाँ पर पैदा हुए हैं, मतलब हमें यही काम करना होगा, यही भगवान की इच्छा है। Born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but bangles. मतलब उन्होंने वहाँ पर बैंगल बनाने वालों की कास्ट में यदि जन्म लिया है, वहाँ उनका बर्थ हुआ है, तो सिर्फ वो लोग बैंगल ही जानते हैं और कुछ नहीं जानते। हर जगह वो बैंगल देखते हैं, उनके लिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। हर जगह, कहाँ पर? घर में भी, आंगन में भी, हर दूसरे घर में भी, अन्य किसी के घर में भी, और हर जगह गली में, फिरोजाबाद की हर गली में वो सिर्फ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ दिखाई देती हैं। मतलब हर घर में बस चूड़ियाँ बनाने का ही काम किया जाता है। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। मतलब रेनबो से में जितने से जो 7 कलर निकलते हैं ना, वो उस हर कलर के की बैंगल्स के वहाँ पे ढेर पड़े हुए हैं, ढेर लगे रहते हैं। पैडी ग्रीन, सनी गोल्ड मतलब गोल्डन कलर, ग्रीन, ब्लू, पिंक, येलो, सब हर कलर वहाँ पर हर कलर की चूड़ियों के वहाँ पे ढेर लगे हुए हैं। लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स। और ये कहाँ, ये जो ढेर हैं वो कहाँ पर लगे हुए हैं? जो टूटे फूटे मिट्टी के जो झोपड़ी जैसी हैं, वहाँ उनमें, उन आंगनों में इनके लगे हुए हैं ढेर। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सैंटी टाउन। और ये जो ढेर हैं, इनको वो 4 पहिए वाली गाड़ी, जिसे बैलगाड़ी बोल सकते हैं, उसको यार्ड्स बोलते हैं, उस जिसमें 4 पहिए लगे रहते हैं, उसमें इनके ढेरों के ढेर यंग मैन द्वारा, मतलब कई जवान व्यक्ति जो उसको खींच सकें वजन को, वो लोग उन हैंड कार्ट से पुश करते हुए उनको कहाँ ले जाते हैं? फिरोजाबाद की सकरी सकरी गलियों से फिरोजाबाद के टाउन ले जाते हैं। और वो टाउन भी कैसा है? सैंटी टाउन है। फिरोजाबाद एक ऐसा टाउन है जो झोपड़ियों से बना हुआ है, मतलब कोई बहुत वेल डेवलप्ड टाउन नहीं है, उसमें बहुत छोटे छोटे मड के घर हैं, झोपड़ियों जैसे घर हैं। And in dark hut mats
Next two lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adult. और वहाँ पर अगली लाइन में क्या देखती हैं हमारी राइटर कि कुछ बच्चे बैठे हुए हैं अपने मम्मी पापा के साथ, जो कि चूड़ियों को बनाने का काम, उन पे कांच पे वेल्डिंग का काम कर रहे हैं और बहुत ही कम लाइट में, जो फ्लिकरिंग लैंप है, जो उनकी मोमबत्ती है, जो ऑयल लैंप है, वो भी फ्लिकर हो रहा है, तो उस लाइट में वो काम कर रहे हैं। और अब इन लोगों की, अब चूँकि ये यही काम करते हैं, तो जिसकी वजह से इनकी आँखें डार्क में, मतलब अंधेरे में ज़्यादा एडजस्टेबल हो गई हैं। यही वजह है कि लंबे समय तक अंधेरे में काम करने की वजह से जब ये बाहर लाइट में निकलते हैं तो इनकी आँखें इस लाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाती और ये समय से पहले ही अंधे हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर एडल्ट होने से पहले भी कई बच्चे अंधे हो जाते हैं। 18 साल के होने के पहले ही उनकी नेत्र ज्योति चली जाती है। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman, soldering pieces of glass. एक सविता नाम की लड़की है जिसने कलर उड़ी हुई पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है, पुरानी ड्रेस पहनी है, जो कि एक बड़ी उम्र की महिला के साथ बैठी हुई है, वो भी चूड़ियाँ बनाने का काम कर रही है। As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of bangles she helps make. और उसके जो हाथ हैं वो कैसे चल रहे हैं, जैसे मानो कोई मशीन चल रही हो, जैसे कि कोई, जैसे उसके दोनों हाथ चिमटे की तरह लग रहे हैं देखने पे हमारी राइटर को, जैसे कि कोई मशीन चल रही हो। और कहती हैं राइटर कि मुझे बड़ा आश्चर्य होगा यदि वो ये बात, काश वो ये बात जानती कि वो ये जो काम कर रही है, ये जो औरतें बोलती हैं कि ये सुहाग की निशानी है चूड़ियाँ, तो ये जो पवित्रता है, ये इंडियन रिलीजन में जो चूड़ियाँ एक पवित्रता की निशानी मानी जाती हैं, काश उसे ये बात भी पता होती कि इसमें उसका भी योगदान है। इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। और भारत में जो भारतीय महिला होती है उसकी सुहाग की निशानी होती है ये चूड़ियाँ, और ये बहुत पवित्र मौके पर शादी के समय चूड़ियों को पहना जाता है। काश ये वो छोटी सी लड़की भी ये चीज़ जानती कि इसमें कहीं ना कहीं उस बच्ची का भी योगदान है, लेकिन वो बच्चे तो बस अपनी किस्मत समझ के ये काम करते जाते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि हम क्या कर रहे हैं, वो उनके पास कोई अन्य दूसरा ऑप्शन नहीं है। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrists. और अचानक जब एक दिन उसे सडनली ये बात पता चलेगी, किस दिन पता चलेगी, जब उसका हेड, उसका सर लाल कलर के घूंघट से ढक जाएगा और उसके हाथ मेहंदी से लाल रंग में रंग जाएंगे, और तब उसके हाथ में रेड बैंगल्स जब पहनेगी अपनी कलाई में, तब उसे रियलाइज़ होगा कि ओ, अब मैं एक ब्राइड, अब मैं एक दुल्हन बन गई हूँ। She will then become a bride like the old woman beside her who became one many years ago. और उस दिन वो दुल्हन बन जाएगी ठीक उसी ओल्ड वुमन की तरह जो उसके बाजू में बैठी हुई है। She still has bangles on her face, on her wrist, but no light in her eyes. अब उसके औरत के हाथों में चूड़ियाँ तो अभी भी हैं, स्टिल है, वो अभी भी पहने हुए हैं, लेकिन उसकी आंखों की जो चमक है वो खो गई है। एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। और उस औरत ने हिंदी में बोला, हिंदी का यहाँ टर्म हमारी राइटर ने यूज़ किया है, एक वक्त से भर पेट खाना भी उन्होंने नहीं खाया, वो औरत बता रही है। और ये बताते बताते उसकी जो वॉइस है, जो आवाज़ है, वो उसकी आवाज़ में बिल्कुल भी जॉय नहीं है, मतलब बिल्कुल भी खुशी नहीं है, खुशी जैसे सूख ही गई हो। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. अब क्या बता रही हैं हमारी राइटर कि उसकी पूरी लाइफ में
पूरी लाइफ टाइम में कभी भी ऐसा एक भी दिन नहीं आया, कितनी गरीबी होगी कि एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि एंटायर लाइफ में कभी उसने भरपेट खाना खाया होगा। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। उसका हस्बैंड जिसकी की लंबी दाढ़ी है वो बोलता है कि मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता, मतलब वो चूड़ियों के बिजनेस के अलावा कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। और पूरी ज़िंदगी जो मैंने इतनी चूड़ियों का जो बिजनेस किया है उसमें बस इतना ही कर पाया हूँ कि एक घर ही बना पाया हूँ। हियरिंग हिम one wonders if he has achieved that many have failed to their lifetime he has a roof over his head। और यदि कोई उसकी ये बात सुनेगा तो इसे सुन के क्या लग रहा है, जैसे कि कोई दूसरे इंसानों ने कभी घर ही ना बनाया हो। वो ऐसे बता रहा है इस बात को जैसे कि उसने एक घर बनाकर कि उसकी फैमिली के सर पे छत हो सके, बहुत बड़ा काम कर दिया हो। वो इतने उससे बता रहा है जैसे बहुत कोई बड़ा काम किया हो उसने। Of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home। और ये जो रोना है कि हम इतना चूड़ी बनाने का बिजनेस कर रहे हैं फिर भी हमारे घर में हम 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, छत नहीं है वगैरह। ये जो इस बात का रोना है तो फिरोजाबाद के हर घर में ये रोना चलता रहता है, मतलब हर इंसान इसी चीज़ की शिकायत कर। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। और हर घर में ये रोना रोया जाता है वहाँ, क्योंकि वो लोग सिर्फ बैंगल बनाने का ही बिजनेस करते हैं और उसमें इतने पैसे नहीं कमा पाते हैं कि उनकी जीवन यापन ठीक तरीके से हो सके। तो ये रोना आपको वहाँ हर घर में सुनाई दे देगा। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। और जो यंग मैन है वो अपने बड़ों से, बड़े बुजुर्गों से यही शिकायत करते रहते हैं कि आप लोगों ने कुछ भी घर में व्यवस्था नहीं की, हमारे पास पैसे की कमी है वगैरह वगैरह। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैविंग किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम। तो थोड़ा सा परिवर्तन वहाँ देखने को क्या मिल रहा है, इतने सालों से चूँकि वो वहीं फिरोजाबाद में बैंगल मेकिंग का काम कर रहे हैं तो बस वहाँ कुछ चेंज दिखता है तो बस इतना दिखता है कि वो इतने ज़्यादा फिजिकली थक जाते हैं और उनके अंदर कुछ भी ड्रीम नहीं है, ना कोई भी सपना नहीं है कि उन्हें कुछ करना है लाइफ में, कुछ भी सपना उनका नहीं है। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। तो यहाँ पर राइटर हमारी जो है वो एक यंग मैन से पूछती हैं कि आप लोग अपना एक कॉपरेशन क्यों नहीं बना लेते, मतलब संगठन क्यों नहीं बना लेते हो, क्यों आप और आपके फादर और आपके उनके दादा सब वहीं उस कंपनी में बिजनेस, उसी कंपनी में क्यों काम करते हो। आप उन क्रूअल मैन के वो जो कंपनी के लोग हैं उनको यहाँ पर राइटर क्रूअल बोल रही हैं, तो आप क्यों वहीं काम करते हो, मतलब आप इन लोगों से छुटकारा क्यों नहीं पाते, कुछ और काम क्यों नहीं करते। Get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal। यहाँ पर वो यंग मैन क्या रिप्लाई दे रहा है कि यदि हमने ऐसा किया तो हमको पुलिस ले जाएगी, वो हमको सज़ा देगी, वो हमको पीटेंगे और जेल में डाल देगी यदि हम कोई इलीगल काम करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो इतने भोले हैं, उनको तो ये भी नहीं पता कि अगर हम अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है उनके अगेंस्ट लड़ेंगे तो ये इलीगल नहीं है, मतलब उनको सही और गलत के बीच फ़र्क पता है ही नहीं। They say there is no leader among them, no one who could help them see things differently। और राइटर कहती हैं कि उन लोगों के बीच में कोई भी लीडर नहीं है जो कि उन्हें सही रास्ता दिखा सके। Their fathers are as tired as they are। और इसी तरीके से उनके यहाँ ये सिस्टम जो है वो चलता आ रहा है, इनके पिताजी ने ऐसे ही काम किया, वो भी वैसे ही थक जाते थे जैसे कि ये जो चक्कर है कॉन्टीन्यूसली चल रहा है। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड
एंड टू इनजस्टिस। और ये जो इनका चक्र है ये चलता ही जा रहा है, जिसमें क्या क्या चीज़ है, गरीबी है, और गरीबी की वजह से एपैथी है, इनके पास लैक ऑफ कंसर्न है, फिर उसकी वजह से पैसे की कमी की वजह से इनके अंदर लालच भी आ जाता है, और इनजस्टिस। तो ये जो चक्कर है इसमें वो लोग घूम रहे हैं लगातार, इनके फादर, इनके फोर फादर लगातार वो इसी चक्र में चल रहे हैं। Listening to them, I see two distinct world. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats, and the politicians. राइटर कहती हैं कि इनकी स्थिति को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे दो अलग अलग दुनिया हैं। एक दुनिया में तो वर्ल्ड बोला है दुनिया, एक दुनिया में वो लोग रहते हैं जो ये गरीब लोग हैं, जो कि इस परिवार में पैदा हो गए हैं बैंगल मेकिंग के। तो फिर उनकी पूरी ज़िंदगी ही एक अलग ही है, मतलब वो गरीबी से जूझ रहे हैं। और दूसरी दुनिया में कौन से लोग हैं, वो साहूकार लोग हैं, वो पुलिसमैन हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं, और वो सब अधिकारी लोग हैं जो कि ये जो बिजनेस है वो कर रहे हैं। और टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और ये दोनों जो वर्ल्ड हैं, दोनों ही प्रकार के जो लोग हैं, वो किसको मजबूर कर रहे हैं, ये बोझ किस पे डाल रहे हैं, पूरा बोझ बच्चों पर डाल रहे हैं। मतलब इन सब के बीच में पिस कौन रहे हैं, बच्चे। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। और जब तक बच्चा बड़ा होता है, जब तक कुछ उसे एहसास होता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तब तक वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि हमको तो भाई चूड़ी के व्यापारी के घर में पैदा हुए हैं, तो हमें चूड़ी ही बनाना है ज़िंदगी भर। बस जैसे कि उसके फादर ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी कि हमको तो बस यही काम करना है, हमें इसी गरीबी में रहना है, ऐसे ही उसका बच्चा भी एक्सेप्ट कर लेता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। और कुछ और करना उनके लिए बहुत डेयर का, बहुत हिम्मत का काम होगा। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और हिम्मत करना किसी भी काम के लिए ये उनके जीवन में शामिल नहीं है, ये उनका पार्ट है ही नहीं। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। लेकिन यहाँ पे मुकेश के केस में जो हमारी राइटर हैं वो कहती हैं, लेकिन यदि मैं मुकेश की बात करूँ तो आई एम चीयर्ड, मतलब मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई। क्यों खुशी हुई, क्योंकि मुकेश उनसे क्या कहता है राइटर से, आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। बार बार वो यही बात कहता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, मुझे बैंगल बनाने का काम नहीं करना। ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न। और वो गैराज जाना चाहता है। गैराज वो जगह जहाँ पे मोटर गाड़ी वगैरह सुधरती हैं, वहाँ जाना चाहता है, और वो जाएगा और वो मोटर गाड़ी सीखने का, सुधारने का काम सीखना चाहता है। बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, आई विल वॉक। लेकिन जब उसे ये बताया जाता है कि जो गैराज है वो तो बहुत दूर है उसके घर से, तो वो क्या बोलता है मुकेश, आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। तो वो बड़े ही दम से, कॉन्फिडेंस से बोलता है कि मैं चल लूँगा, मैं इतना पैदल चल लूँगा। बहुत विश्वास के साथ वो कहता है, कॉन्फिडेंस के साथ। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, ही इज़ सडनली साइलेंट, नो ही सेज, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। और हमारी राइटर ने जब मुकेश से पूछा कि क्या तुम्हारा ये भी सपना है कि कभी तुम प्लेन उड़ाओगे, तो वो चुप हो गया, एकदम से चुप हो गया, और उसने कहा नहीं, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। और वो ग्राउंड की तरफ, ज़मीन की तरफ, धरती की तरफ देखने लगा और कहने लगा नहीं। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट that has not yet turned into regret. He is content of dream of cars that he sees hurtling down to the streets of his town. Few aeroplanes fly over फिरोजाबाद। अब उसे इस चीज़ को सुनने में कि क्या तुम एरोप्लेन उड़ाओगे, उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। क्यों महसूस हुई, क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि प्लेन होता क्या है। तो उसको ये चीज़ पता ही नहीं है कि प्लेन क्या होता है। उसका तो बस एक ही सपना है कि उसे कार सुधारना सीखना है और उसे कभी कार ड्राइव करनी है।
तो उसका जो टाउन है फिरोजाबाद वो बहुत छोटा है और वहाँ से बहुत ही कम एरोप्लेन्स कभी ऊपर से आए होंगे, तो वहाँ के बच्चे, वहाँ के लोग तो जानते तक नहीं है कि एरोप्लेन क्या होता है। तो ये बात बता के राइटर हमें ये शो करना चाहती हैं कि वो जगह कितनी पिछड़ी हुई थी उस समय कि वहाँ के लोगों को पता ही नहीं था कि एरोप्लेन क्या चीज़ है। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हमने देखा कि हमारी राइटर ने दो अलग अलग जगह की, अलग अलग बच्चों की, अलग अलग स्थितियों की स्टोरी बताई है इस चैप्टर में, और दोनों में ही उन्होंने पोवर्टी, मतलब पोवर्टी की कितनी ग्राइंडिंग कंडीशन है, कितनी ज़्यादा गरीबी है इन बच्चों के जीवन में, इस चीज़ को बताया है। और इस गरीबी के कारण इनका बचपन खो गया है। तो आई होप आपको पूरी स्टोरी समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।